हम उस वक्त गोइटे हिल की एक बड़ी शाहराह से गुजर रहे थे। मैं सोच रहा था कि अब गाड़ी वापस मोड़ लेनी चाहिए। कैथी ब्राउन और जनरल टेरेस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर हम प्राइवेट नंबर प्लेट वाली कार में सवार न होते तो इतनी आजादी से सफर नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहे थे। गोइटे हिल में इतनी शानदार कारें शाज़ो नादिर ही थीं, और फिर वो कीमती कार तबाह हो गई। उसी शाहरा के एक सिग्नल से गुजरते वक्त मुखालिफ समत से आने वाली एक तेज रफ्तार कार सिग्नल तोड़ती हुई आई और ऐन चौराहे के वस्त में वो कार पूरी कुव्वत से मेरी कार के अगले हिस्से से टकराई। मैंने फुल ब्रेक लगाकर इस तसादुम से बचने की कोशिश की थी। वो बस इसी हद तक कामयाब हो सकी कि निकिता बच गई। मैंने ब्रेक न लगाए होते तो कार के अगले हिस्से की बजाय वो हिस्सा जद में आता जहां निकिता बैठी थी, और टक्कर जितनी शिद्दत से हुई थी उसके पेश नजर निकिता की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। तसादुम के नतीजे में एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ कारों के ब्रेक चरचराने की सदाएं गूंजने लगी। फुल ब्रेक लगने से कार को जो धचका लगा था उसके नतीजे में निकिता का सर बड़े जोर से विंड स्क्रीन से टकराया था, और उसके फौरन बाद जो तसादुम हुआ उससे मेरी कार चौक के वस्त में वाक़े ट्रैफिक सिग्नल के चबूतरे से टकराई और निकिता उछल कर मेरी गोद में आ पड़ी, जबकि दूसरी कार किसी खिलौने की मानंद कलाबाजियां खाने लगी। मुखालिफ समत फुटपाथ पर चढ़ने से कबल कई गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल भी उसकी जद में आ गई थी। चारों तरफ से राहगीर दौड़ पड़े थे। ट्रैफिक बिल्कुल जाम होकर रह गया था। मुझे तो खैर मामूली से धचके लगते थे, अलबत्ता निकिता के जरा ज्यादा चोटें आ गई थीं और वो बेहोश भी हो गई थी। मैंने उसे अपने ऊपर से हटाया और एहतियात से सीट पर लिटा दिया। इसी असना में ट्रैफिक कांस्टेबल कार के नजदीक पहुंच चुका था। उसने कार के अंदर झांकते हुए कहा, आपकी साथी जख्मी हो गई है जनाब। एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया गया है जनाब, और एम्बुलेंस किसी भी लम्हे यहाँ पहुंचने वाली होगी। आपके तो ज्यादा चोटें नहीं आई। मैंने दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकलते हुए कहा, नहीं, दूसरी कार के ड्राइवर का क्या बना? कांस्टेबल बोला, बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है जनाब। उसे किसी तरह से खींच खांच कर कार से बाहर तो निकाल लिया गया है, लेकिन शायद बच न सके। कांस्टेबल का जुमला खत्म होने से कबल ही एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दी। ट्रैफिक जाम होने की वजह से एम्बुलेंस को मुतासिरा मकाम तक पहुंचने में किसी कदर दुश्वारी पेश आई थी। फिर दोनों जख्मियों यानी दूसरी कार के ड्राइवर और निकिता को बड़ी तेजी से एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया। मैं भी झपट कर एम्बुलेंस के अकबी हिस्से में घुस गया था। दूसरी कार का ड्राइवर वाकई बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था। उसकी सांसें भी टूट रही थीं। एम्बुलेंस के अकबी हिस्से में मौजूद डॉक्टर ने जख्मी ड्राइवर के प्लाज्मा की ड्रिप लगा दी थी और एक इंजेक्शन भी दिया था। फिर वो निकिता की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने कहा, इसकी हालत तशवीशनाक नहीं है, बस इसे मामूली सी मरहम पट्टी की जरूरत है। डॉक्टर ने बेरुखी से कहा, मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए, और वो निकिता का मुआयना करने लगा। डॉक्टर ने सर उठाते हुए कहा, ये सदमे से बेहोश हो गई है। सर की चोट मामूली नौयत की है, इन्हें अस्पताल में रुकना नहीं पड़ेगा। मैंने दूसरी कार के ड्राइवर को गौर से देखा जो स्ट्रेचर पर पड़ा था। उसकी उम्र बमुश्किल 28 बरस रही होगी। मालूम नहीं वो इतनी तेज रफ्तारी से क्यों ड्राइविंग कर रहा था। एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल की थी जो सीधी शोबा हादसात के बाहर जाकर रुकी, और मुस्तैद वार्ड बॉय दोनों जख्मियों को बड़ी फुर्ती से स्ट्रेचरों पर डालकर शोबा हादसात में ले गए। निकिता को जल्द ही होश आ गया था। उसके सर पर मामूली सी बैंडेज की गई थी, जबकि दूसरी कार के ड्राइवर को तिब्बी इमदाद देने का अमल अब तक जारी था। डॉक्टरों ने निकिता को चूंकि जाने की इजाजत दे दी थी, इसलिए हम दोनों शोबा हादसात से बाहर निकल आए। अभी हम अस्पताल की राहदारी में ही थे कि अकब से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने एक नर्म आवाज सुनी, जरा 1 मिनट बात सुनिएगा जनाब। मैं बड़े जारहाना अंदाज में पलटा। छूकर मुतवज्जे करने का अमल इंतहाई गैर अखलाकी होता है। मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, क्या बात है? मेरा मुखातिब दरमियाने कद का मालिक एक स्याह फाम नौजवान था। उसने बड़े शाइस्ता लहजे में कहा, हादसा आपकी ही कार को पेश आया था जनाब? सवाल उसने मुझसे किया था, मगर उसकी नजरें निकिता के चेहरे पर मरकूज थीं। मैंने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो बोला, क्या आप दोनों हजरात जरा देर के लिए मेरे साथ चलने की जहमत करेंगे? मैंने सफाई से कहा, नहीं, और निकिता का हाथ पकड़कर उसे चलने का इशारा किया। शाफाम बोला, मुझसे अदम ताउन का मुजाहरा करके आप अपनी मुश्किलात में इजाफा करेंगे। बेहतर यह है कि मेरे साथ चले चलिए। मैंने कहा, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, मैं तुमसे किसी किस्म का ताउन नहीं कर सकूंगा। उसने जेब में से अपना पर्स निकाला और उसे खोलकर मेरी तरफ बढ़ा दिया, जहां उसका शनाख्ती कार्ड था। उसका ताल्लुक CID से था। मैंने मुस्कुराकर कहा, ओह चलो, कहाँ चलना है? मैं तुमसे हर तरह का ताउन करूंगा। वो मुझे अस्पताल में ही वाक़े एक छोटे से कमरे में लाया। कमरे में रखे हुए साजो सामान से ही जाहिर हो रहा था कि वो रिपोर्टिंग सेंटर है।
उसने हमें कुर्सियों पर बिठाते हुए कहा, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप दोनों मकामी बाशिंदे नहीं हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है सार्जेंट, हम मकामी बाशिंदे नहीं हैं। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, पासपोर्ट दिखाइए। मैंने हैरत से कहा, पासपोर्ट? वो तो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। उसने खुश्क लहजे में कहा, क्यों नहीं है? क्या आपको मालूम नहीं है कि गैर मुल्कियों का बगैर पासपोर्ट घूमना जुर्म है? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा नहीं, मुझे तो ये बात मालूम नहीं। उसने एक रजिस्टर खोलते हुए कहा, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, आप लोग कानून शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। निकिता ने गुस्सीले लहजे में कहा, ये क्या बेहूदगी है? मैं जख्मी हूँ, मुझसे हमदर्दी करने की बजाय तुम हमें हरासा करने की कोशिश कर रहे हो। वह बोला, कोशिश नहीं कर रहा हूँ खातून, बल्कि मुझे आप पर गैर मुल्की एजेंट होने का भी शुबा है। जाए वक़ुआ से मालूम हुआ है कि आपने सिग्नल तोड़ा था जिससे ये हादसा रूनुमा हुआ। मैंने कहा, अगर हमने सिग्नल तोड़ा था तो ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने हमें क्यों छोड़ दिया? वो बोला, उसने आप लोगों को कब छोड़ा? आप लोग तो वहां से फरार हो गए थे। आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। मैं बड़े गौर से उसे देख रहा था। मैंने कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अगर तुम हमारे साथ इसी किस्म का सलूक करोगे तो हमारे मुल्क का सिफारत खाना खामोश नहीं रहेगा? उसने बेपरवाही से कहा, वो बात की बात है, फिलहाल तो तुम्हें लॉकअप में डाल दिया जाएगा, अखबारात में तुम्हारी तस्वीरें छपेंगी तो पता चलेगा। मेरा खून खोलने लगा जबकि निकिता गुस्से में आपे से बाहर हो गई। उसने बड़े गुस्सीले लहजे में मुझसे कहा, तुम इन्हें बताते क्यों नहीं कि हम कौन हैं? मैंने उसे पुरसुकून रहने को कहा और सार्जेंट से कहा, देखो हम शरीफ लोग हैं, हमें लॉकअप में मत डालना। मेरी बात सुनकर वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। अंदाज ऐसा था जैसे उसने बड़ा मार्का जीत लिया हो। वो बोला, तुम 3 अदद कानून शिकनियों के मुर्तकिब हुए हो, तुम्हारे खिलाफ पर्चा जरूर कटेगा। मैंने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे इजाजत दो कि मैं अपने सिफारत खाने को मुत्तला कर दूं। उसने मेज पर से रोल उठाते हुए कहा, खबरदार, यहाँ की किसी भी चीज को बिला इजाजत हाथ मत लगाना। मैंने हाथ पीछे हटा लिया। मैंने बेबसी से कहा, मैं समझ नहीं सका कि तुम आखिर चाहते क्या हो? वो बोला, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर तुम्हें सजा दिलवाई जाए। मैंने कहा, हम लोग मुजरिम नहीं हैं सार्जेंट। मुजरिम पहले अपना तहफ्फुज करते हैं फिर कोई कदम उठाते हैं। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? उसने सर को मनफी में जुम्बिश दी। बोला, ये फैसला करना अदालत का काम है कि तुम मुजरिम हो या बेकसूर। मैं तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूँ, अपने नाम बताओ। मैंने सरगोशियाना अंदाज में कहा, सुनो, क्या बचत की कोई सूरत नहीं है? उसने बड़े जलाल से कहा, सोच समझ कर गुफ्तगू करो मिस्टर, अगर तुम्हारे मुंह से कोई गैर जिम्मेदाराना बात निकली तो एक और चार्ज लग जाएगा। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, अगर वाकई कोई सूरत नहीं है तो फिर रिपोर्ट ही दर्ज कर लो। मैं तो चाह रहा था कि ऐसी सूरत निकल आए जिसमें हम दोनों का फायदा हो जाए। उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा, दोनों का फायदा? बताओ तुम्हारे जहन में क्या सूरत है? मैंने कहा, देखो, ये तो तुम जानते हो कि हम मुजरिम नहीं हैं, हम सिर्फ बेजा जहमतों से बचना चाहते हैं। इस मकसद के लिए अगर तुम हमसे कोई सौदा कर लो। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया। बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम नहीं माने। अब मुझे रिश्वत की पेशकश करके आखिरकार तुमने खुद को मुश्किल में फंसा लिया। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी, जितने चाहो मुकदमात बना डालो, लेकिन हमारे खिलाफ मुकदमात बनाकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो मुझसे रिश्वत लेने के चक्कर में भी था मगर उसका हौसला भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने जरा सी बेपरवाही का मुजाहरा किया तो उसे अपना नुकसान होता नजर आया और उसने कहा, देखो, तुम दोनों गैर मुल्की हो, हम लोग गैर मुल्कियों के साथ नरम रवैया इख्तियार करते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत संगीन इल्जामात हैं, अगर एक बार रिपोर्ट दर्ज कर दी गई तो तुम मुल्क से बाहर भी नहीं निकल सकोगे। मैंने बड़ी लजाजत से कहा, अगर तुम कोई सूरत निकाल लो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूंगा। उसने बॉल पेन का सिरा होंठों से लगाते हुए कहा, क्या दे सकोगे? मैंने कहा, हम सयाह लोग हैं, हमारे पास ज्यादा रकम तो होती नहीं है और फिर अभी कार का नुकसान भी पूरा करना है। उसने बड़ी बेनियाजी से कहा, वो मेरा दर्द सर नहीं है, मुझसे तो सिर्फ काम की बात करो। मैंने कहा, वही कर रहा हूँ जनाब, लेकिन मैं अंदाजा नहीं कर सकता कि इस मामले से जान छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा, 2000 अमेरिकन डॉलर। निकिता उछल पड़ी, बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारे खिलाफ झूठे चार्ज लगाकर हमें लूट रहे हो। वो बोला, अपनी साथी को समझाइए जनाब, इनकी बातें आपकी मुश्किलात में इजाफे का बायस बन सकती हैं। मैंने नरमी से कहा, लेकिन जो रकम तुमने तलब की है वो वाकई बहुत ज्यादा है, इतनी रकम तो हमारे पास निकलेगी भी नहीं। वो बोला, इल्जामात बहुत संगीन हैं, लेकिन खैर तुम ये बताओ कि क्या दे सकते हो। मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा 200 डॉलर, इसके नतीजे में भी मैं कंगाल हो जाऊंगा। सार्जेंट ने एक निगाह कमरे के बंद दरवाजे की तरफ डाली और अपना इस्तराब छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, ये तो बहुत कम है, लेकिन तुम चूंकि गैर मुल्की हो और तुमने फरार होने की कोशिश नहीं की,
इसलिए मैं तुमसे ये हकीर सी रकम कबूल कर रहा हूँ। लाओ जल्दी से रकम निकालो। जुमला खत्म करते करते उसके लिए अपनी बेचैनी छुपाना भी मुश्किल हो गया था। मैंने निहायत इत्मीनान से जेब से पर्स निकाला। पर्स अमेरिकी डॉलर्स के बड़े नोटों से भरा हुआ था। इतने बहुत से नोट देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। मैंने निहायत इत्मीनान से पर्स में से 100 डॉलर के 2 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। निकिता बड़बड़ाई, मालूम नहीं तुम्हें क्या हो गया है, इस तरह ब्लैकमेल होने की क्या जरूरत थी। सार्जेंट ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास ज्यादा रकम नहीं है। मगर वो अपना हाथ नोटों की तरफ बढ़ने से न रोक सका। अभी मैं कोई जवाब भी नहीं दे पाया था कि अचानक दरवाजा खुला और वही डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ जो एम्बुलेंस में मेरे साथ आया था। उस वक्त पोजीशन ये थी कि सार्जेंट मेरे हाथ से नोट ले रहा था। डॉक्टर बड़े तूफानी अंदाज में अंदर दाखिल हुआ था और उसने रिश्वत के इस लेन देन को बड़ी हैरत से देखा। एक लम्हे के लिए तो सार्जेंट को जैसे सकता सा हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे वो संभल गया और डॉलर तेजी से मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में डाले और गुस्सीले अंदाज में खड़ा हो गया। उसने डॉक्टर से दुरुस्त लहजे में कहा, यह कमरे में दाखिल होने का कौन सा तरीका है? कमरे में दाखिल होने से कबल इजाजत लेना जरूरी होता है। डॉक्टर ने सार्जेंट को नजरअंदाज करते हुए कहा, आप यहाँ बैठे हैं और पूरे अस्पताल में हंगामा बरपा है। सार्जेंट हत्थे से उखड़ गया, बोला, तुम पर मुदाखलत बेजा का मुकदमा भी कायम किया जा सकता है। मैंने जो कुछ कहा है तुमने उसे यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे मैंने कोई बकवास की हो। मैंने कहा, पुलिस वाला ही रहता है, खा उसका ताल्लुक CID से ही क्यों ना हो। डॉक्टर ने खुश्क लहजे में कहा, अपनी खैर मनाओ सार्जेंट, जिनसे अभी तुमने रिश्वत ली है ये सदारती मेहमान हैं। सार्जेंट के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं, मगर उसने बेयकीनी से कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगर ये सदारती मेहमान होते तो कभी। उसने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए, वरना वो ये कहने जा रहा था कि अगर ये सदारती मेहमान होते तो कभी रिश्वत न देते। डॉक्टर बोला, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि जिस कार में ये सफर कर रहे थे उसका ताल्लुक सदारती महल से है। जैसे ही ये बात मालूम हुई, सदारती महल को इत्तला भिजवाई गई और उसके बाद से जनरल टेरिस ने सबको खड़खड़ा कर रख दिया। सार्जेंट ने थूक निकला, बोला, ऐसा मालूम होता है कि असल मेहमानों को कत्ल करके इन लोगों ने उनसे कार छीन ली है। डॉक्टर ने तंजिया लहजे में कहा, और हुलिये भी उन्हीं के बना लिए हैं। होश के नाखून लो मिस्टर सार्जेंट, जनरल के फोन के बाद से हम इन लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। इत्तेफाक से एक वार्ड बॉय ने इन्हें तुम्हारे साथ आते देख लिया था, इसलिए मैं इधर आ निकला। अब मैं जाकर जनरल टेरिस को इत्तला किए देता हूँ। डॉक्टर वापसी के लिए पलटा ही था कि सार्जेंट ने झपट कर उसे पकड़ लिया। उसने बदहवासी से कहा, मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर साहब, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मैं इन लोगों से माफी मांग लूंगा। मैंने दबंग अंदाज में कहा, तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है सार्जेंट। तुम किसी मुजरिम को भी रिश्वत लेकर छोड़ सकते हो और इससे मुल्क की सलामती को भी खतरा लाहक हो सकता है। सार्जेंट रो देने वाले अंदाज में बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अब पूरी जिंदगी कभी रिश्वत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैंने पलटकर कहा, चलिए डॉक्टर साहब, जनरल परेशान हो रहे होंगे। निकिता भी उठ गई थी, लेकिन सार्जेंट झपट कर मेरे सामने आ गया। उसने रिश्वत वापस मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे माफ करते जाइए जनाब, वरना मैं पूरी जिंदगी सुकून का सांस नहीं ले सकूंगा। उसे कोई जवाब देने के बजाय मैं पलट कर फोन की तरफ बढ़ा और फोन का रिसीवर उठा लिया। सार्जेंट ने एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मैंने डॉक्टर से कहा, अगर ये मुझे फोन करने से रोकने की कोशिश करे तो तुम इसके सर पर ये रोल रसीद कर सकते हो। उसने वाकई रोल हाथ में उठा लिया। सार्जेंट मारे खौफ के थर-थर कांप रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, मगर मैंने उसकी तरफ से कान बंद कर लिए थे। फोन खुद जनरल टेरिस ने उठाया और मेरी आवाज सुनते ही बोला, तुम कहाँ हो अली? हादसे की खबर सुनकर मैं बेहद परेशान हो गया था। मैंने कहा, अभी मैं अस्पताल में ही हूँ जनरल, घबराने की कोई बात नहीं है, हम दोनों खैरियत से हैं। वो बोला, मैं गाड़ी रवाना कर चुका हूँ, अस्पताल पहुँचने ही वाली होगी, फौरन मेरे पास आ जाओ। एक बहुत संगीन नौयत के मसले से दो चार हो गया हूँ। मैंने तशवीश से कहा, खैरियत तो है जनरल? टेरिस बोला, फोन पर नहीं, बस तुम जल्दी से आ जाओ, मामला इंतहाई पेचीदा है, शायद तुम भी उसे हल न कर सको। निकिता ने मुझसे कहा, क्या बात हो गई? उसे भी अंदाजा हो गया था कि कोई गैर मामूली बात है। मैंने निकिता से कहा, महल पहुंचकर ही पता चलेगा। जनरल कुछ परेशान महसूस हो रहा था। फिर डॉक्टर से कहा, मैं जनरल से तुम्हारे लिए बात करूंगा, मुमकिन है ये तुम्हें बाद में परेशान करने की कोशिश करे। अगर ऐसी कोई बात हो तो तुम बराह रास्त जनरल टेरिस से मदद ले सकोगे। सार्जेंट बोला, मैं वादा कर रहा हूँ जनाब, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा, पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं होता, और मैं निकिता के साथ बाहर निकल आया। अस्पताल के गेट पर गाड़ी मौजूद थी, जिसके साथ मुसल्ला मुहाफिजों का दस्ता भी था। ड्राइवर ने हमारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और हम गाड़ी में बैठ गए। टेरिस महल तक पहुंचने के दौरान खामोशी छाई रही।
मैं अपनी सोचों में गुम था और निकिता मालूम नहीं किन ख्यालों में थी। मैं तो यही सोच रहा था कि जनरल टेरिस का लहजा बहुत संगीन था। आखिर ऐसा कौन सा मरहला था जिसका हल मेरे पास भी नहीं था। जनरल बड़ी बेताबी से मेरा मुंतजिर था। मुझे देखकर वो तकरीबन झपटता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। उसने बड़ी तशवीश से कहा, तुम लोग खैरियत से तो हो ना? मैंने कहा, वो तो मैंने फ़ोन पर ही बता दिया था, बस तहजीब के सर में मामूली सी चोट आ गई थी, 2-4 रोज़ में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जनरल ने कहा, कैथी खुद आपकी तीमारदारी करेगी। फिर निकिता से बोला, मैं माजरत चाहता हूँ, अली को ज़रा अपने साथ ले जाऊँगा, इसे बहुत ज़रूरी काम है। निकिता ने शोखी से कहा, क्या ऐसी कोई बात है जिसका मुझसे भी छुपाया जाना ज़रूरी है? जनरल ने कहा, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन मामला ऐसा है जिसे मैं खुद आपके इल्म में नहीं ला सकता। अली खुद ही आपको बाद में बता देंगे। जनरल पर शदीद इस्तराबी कैफियत तारी थी। उसने तहजीब के जवाब का इंतजार करने की जहमत भी न की और मेरा हाथ पकड़कर तकरीबन खींचता हुआ एक तरफ चल दिया। मैं बगैर किसी मज़ाहमत के उसके साथ चल रहा था। जनरल टेरिस सीधा तहखाने के दरवाजे पर जाकर रुका। मेरी हैरत और भी बढ़ गई। आखिर वो तहखाने में मुझे क्या दिखाने के लिए ले जा रहा था? मैंने सोचा, मगर मैंने खामोशी ही इख्तियार किए रखना मुनासिब समझा। जो कुछ भी था खुद ही सामने आ जाता। तहखाने के दरवाजे पर सिर्फ एक फौजी था जो ओहदे के एतबार से कर्नल था। यह भी एक ताज्जुब खेज बात थी। वहां तो किसी संतरी को होना चाहिए था, कर्नल का वहां क्या काम? जनरल टेरिस ने कर्नल से पूछा, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं? कर्नल ने निहायत अदब से कहा, जी हाँ जनाब। जनरल टेरिस बोला, मैंने जो हिदायत दी थी उन्हें अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया? कर्नल ने कहा, जी हाँ जनाब, बहुत अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया है। टेरिस बोला, मैं अली के साथ अंदर जा रहा हूँ, उसके बाद हर चीज का दारोमदार तुम पर होगा। कर्नल बोला, मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ जनाब। आपने हर बात इस कदर वजाहत से समझा दी है कि अब किसी गलती की गुंजाइश नहीं रही। जनरल ने कहा, आओ अली, और एक मैकेनिज्म के जरिए तहखाने का दरवाजा खोल दिया। मैं जनरल टेरिस के साथ बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। तहखाने का दरवाजा हमारे अकब में खुदकार तरीके से बंद हो गया था। मैंने महसूस किया कि तहखाने का दरवाजा बंद होते ही जनरल ने सुकून का गहरा सांस लिया। तहखाने के अंदर रोशनी थी और नीचे हॉल के वस्त में पड़ी हुई एक लौती मेज सीढ़ियों के ऊपर से भी साफ नजर आ रही थी, जिसके गिर्द सिर्फ 2 अदद कुर्सियां पड़ी हुई थी। मेज पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था। मैं जनरल के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और फिर जनरल के ही इशारे पर एक कुर्सी पर भी बैठ गया। दूसरी कुर्सी खुद जनरल ने संभाल ली। जनरल ने कहना शुरू किया, मैंने तुमको दोस्त कहा है और हमेशा दोस्त ही समझा है। मैंने तुम्हारे मिशन को अपना मिशन समझा और उसे जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज एक ऐसा हादसा पेश आ गया कि मुझे वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस मनसूख करना पड़ी। मैंने इसकी मनसूखी की इत्तला तमाम ममालिक को भिजवा दी है। मैंने चौंक कर कहा, क्या कह रहे हो जनरल? तुमने ऐसी हिमाकत क्यों की? जनरल ने भर्राई हुई आवाज में कहा, इसलिए मेरे दोस्त कि मैं बहुत बेबस आदमी हूँ। मैंने महसूस किया कि शहजादा साइम की हिफाजत करना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो जनरल? शहजादा साइम को क्या खतरा लाहक है? जनरल ने मगमूम नजरों से मेरी तरफ देखा। बोला, जब अपना साया ही वफा न करे तो आदमी किसी से क्या शिकवा करे। लेकिन बेफिक्र रहो, दुनिया में किसी को कभी मालूम नहीं हो सकेगा कि अली यार खान इसराइली मफादात का हामी हो गया था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर बम का धमाका हुआ हो। आखिर जनरल टेरिस को इस अजीम राज का इल्म कैसे हुआ?